अरस्तु के न्याय संबंधी विचार भाग 1 कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी न्याय पर विचार व्यक्त किए हैं, किंतु दोनों की न्याय की अवधारणा में सीमित समानता और पर्याप्त अंतर है। वस्तुतः अरस्तु ने प्लेटो की अवधारणा को विकसित एवं संशोधित किया है। प्लेटो के लिए न्याय एक नैतिक धारणा है, किंतु अरस्तु ने न्याय को नैतिक के साथ साथ ही विधि अर्थात कानून तथा समानता के अर्थ में भी लिया है। तात्पर्य ये है कि जहाँ प्लेटो अपने आदर्श राज्य में आदर्श न्याय या पूर्ण न्याय की बात करता है, वहीं अरस्तु राज्य के लिए ऐसे न्याय की बात करता है जिसका आधार कानून हो, जो नागरिकों में समानता की स्थापना करे। क्योंकि जिस राज्य में न्याय नहीं है, उस राज्य में सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता, वह एक उत्तम राज्य नहीं बन सकता। अरस्तु ने न्याय के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए हैं। पहला पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय, और दूसरा है विशिष्ट या विशेष न्याय। इस प्रकार अरस्तु ने अपने न्याय को दो रूपों में विभाजित किया है। जो पहला है पूर्ण या सामान्य न्याय, यह आदर्श राज्य का न्याय है जिसको प्लेटो ने वर्णन किया। यह ऐसा न्याय है जो व्यक्ति को सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत करने में मदद करता है, या इसकी उत्पत्ति होती ही तब है जब व्यक्ति में सद्गुणों का निवास हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सद्गुणों के अनुसार व्यवहार करे और दूसरे व्यक्ति को भी उसके गुणों के अनुसार व्यवहार करने दे, अर्थात एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना हो। ऐसे न्याय को पूर्ण या सामान्य न्याय अर्थात 100% न्याय कहते हैं। यह न्याय का विस्तृत रूप है और इसका संबंध नैतिकता या सद्गुण से है। पूर्ण न्याय अथवा सामान्य न्याय केवल आदर्श राज्य में ही पाया जा सकता है। अपने आदर्श रूप में राज्य एक नैतिक संस्था है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक जीवन की प्राप्ति कराना है। पूर्ण राज्य में नागरिकों के पारस्परिक संबंध सद्गुणों पर आधारित होते हैं। सद्गुण और कानूनों में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार आदर्श राज्य के सद्गुण युक्त कानूनों का पालन करना ही पूर्ण न्याय है। प्लेटो ने अपना न्याय बोला है, उसे अरस्तु ने पूर्ण न्याय या सामान्य न्याय की संज्ञा दी है। वास्तव में ये न्याय जिस व्यक्ति, जैसे प्लेटो ने कहा कि आत्मा का गुण है, आदर्शवादी ये मान के चलते हैं कि मनुष्य की आत्मा सद्गुणयुक्त होती है, इसलिए नैतिक होती है। यदि व्यक्ति सद्गुण युक्त व्यवहार करे, अर्थात अपनी आत्मा के अनुसार व्यवहार करे, अर्थात नैतिक व्यवहार करे, और दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार व्यवहार करे, तो ऐसे न्याय को पूर्ण न्याय कहते हैं, जो आत्मिक गुण अर्थात नैतिकतापूर्ण व्यवहार है। यह न्याय आदर्श राज्य में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक जीवन व्यतीत कराना है। नैतिकता का जैसा अर्थ मैंने बताया कि सद्गुण युक्त जीवन व्यतीत कराना है, अर्थात व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करे, ऐसा जीवन व्यतीत कराना है, तभी पूर्ण न्याय प्राप्त होगा। चूंकि अरस्तु अतिवादी नहीं है, मध्यम मार्ग की स्थापना करते हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए ये उनको पता है कि ना तो आदर्श राज्य स्थापित हो सकते
और न ही पूर्ण न्याय की अवधारणा आ सकती है। इसलिए वे न्याय के दूसरे रूप को स्वीकार करते हैं जिसे वे विशिष्ट या विशेष न्याय कहते हैं। अरस्तु ने बताया कि जहाँ पूर्ण न्याय का संबंध आदर्श राज्य से है, वहीं विशिष्ट न्याय का संबंध संसार में वास्तविक रूप में पाए जाने वाले यथार्थ राज्यों से है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अरस्तु कहते हैं कि पूर्ण न्याय आदर्श राज्य की अभिव्यक्ति है, किंतु आदर्श राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो संसार में पाए जाने वाले जो वास्तविक राज्य हैं वहाँ विशिष्ट न्याय ही पाया जाएगा या वहाँ विशिष्ट न्याय की ही स्थापना कर सकते हैं। यथार्थ जगत में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था वाले राज्य पाए जाते हैं, अतः विशिष्ट न्याय भी अनेक प्रकार का हो सकता है। अरस्तु के अनुसार किसी राज्य विशेष में पाए जाने वाले विशिष्ट न्याय का आधार उस राज्य का संविधान होता है, अर्थात संविधान के अनुसार ही किसी राज्य में विशिष्ट न्याय की व्यवस्था पाई जाती है। विद्यार्थी हैं यह याद रखेंगे कि अरस्तु ने, अभी हम उनके संविधानों का अध्ययन करेंगे, संविधान और राज्य में वो अंतर नहीं करते और अपने विशिष्ट न्याय का स्वरूप भी इसी प्रकार बताते हैं कि जहाँ जैसी शासन व्यवस्था होगी या जैसा संविधान होगा या जैसा वह राज्य होगा, वह न्याय की प्रकृति अर्थात विशिष्ट न्याय भी उसी प्रकार का होगा। अरस्तु ने विशिष्ट न्याय के दो रूप बताए हैं। पहला वितरक या वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अरस्तु इस संबंध में कहते हैं वितरणात्मक न्याय, जो राज्य में समानता लाने के लिए अरस्तु इस न्याय की वर्णन करते हैं, इस न्याय का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी राज्य के पास नागरिकों को बांटने के लिए अनेक पद, सम्मान और पुरस्कार होते हैं। जब राज्य न्याय के आधार पर इनका वितरण अपने नागरिकों में करता है तो इसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं, अर्थात जिस नागरिक ने जिस योग्यता व क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की है उसे उसी अनुपात में राज्य में पद, सम्मान या पुरस्कार भी मिलना चाहिए। यह वितरणात्मक न्याय की धारणा राज्य के लाभों के वितरण की दृष्टि से सभी नागरिकों में आनुपातिक समानता के विचार को स्वीकार करती है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुपात में ही राज्य के पद, पुरस्कार व सम्मान मिलने चाहिए। विद्यार्थी यहाँ ध्यान देंगे कि जहाँ हमने प्लेटो का आदर्श राज्य पढ़ा था, तो आदर्श राज्य में प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो राज्य के 3 वर्ग बताते हैं और इसके बाद हमने उनका साम्यवादी सिद्धांत पढ़ा, जिसमें वे प्रत्येक, साम्यवाद का मतलब है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को बराबर करना। तो उन्होंने तीनों वर्ग के नागरिकों को बराबरी का दर्जा अपने हिसाब से दिया है। उन्होंने कहा कि जो जैसे उसका अभिभावक वर्ग है उसमें वह शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को समाहित करता है, और तीसरा वर्ग उसका उत्पादक वर्ग है। वो साम्यवाद की अवधारणा में ये कहता है कि बराबरी कैसे करता है उनकी, कि वो कहता है कि जो शासन कार्य में भाग लेंगे, अर्थात जो राज्य के शासक बनेंगे या सैनिक का कार्य करेंगे, जो उसका अभिभावक वर्ग होगा, उसके पास निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी परिवार नहीं होगा। दूसरी तरफ उसने उत्पादक वर्ग को रखा है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके पास निजी संपत्ति होगी और परिवार भी होगा। अब इनको बराबर कैसे किया है कि उन्होंने कहा है कि जो अभिभावक वर्ग है वो निजी संपत्ति और परिवार नहीं रखेगा, लेकिन केवल शासन कार्य करेगा या राज्य की रक्षा का दायित्व संभालेगा। वो जो अधिकार वो उन्हीं के पास होंगे। और उत्पादक वर्ग है वह राज्य के शासन कार्य में भाग नहीं लेगा यदि वह परिवार और संपत्ति रखेगा। तो इस प्रकार उन्होंने इनको बराबर करके और अपनी अवधारणा को साम्यवाद की अवधारणा की है, अर्थात वो राज्य में पूर्ण समानता के समर्थक हैं। किंतु अरस्तु
के विचारों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अरस्तु मध्यम मार्गी हैं। वो ना तो अतिवाद का समर्थन करते हैं और ना निम्नवाद का, वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी राज्य में पूर्ण समानता संभव नहीं है, इसलिए वह आनुपातिक समानता के पक्षधर हैं। उनकी आनुपातिक समानता ही उनका वितरणात्मक या वितरक न्याय है। वो कहते हैं कि राज्य के पास निश्चित संख्या में पद, पुरस्कार और सम्मान होते हैं, अर्थात कोई भी राज्य, एक्चुअली हम राज्य के जो सदस्य हैं वो इसलिए बनते हैं कि एक तो राज्य हमें सुरक्षा देता है, इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, चूँकि हम राज्य में हम के नागरिक होते हैं तो उस नाते हमें राज्य से ही कुछ पद, सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं। अरस्तु ये कहते हैं ये पुरस्कार सभी के लिए हैं, सब इनको ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए योग्यताएं अर्ज कह दी कि जो जिस मात्रा में या जिस योग्यता के साथ राज्य की सेवा करेगा, उसे उसी अनुपात में, जिसने जिस योग्यता के साथ राज्य की सेवा की है, उसको उसी अनुपात में राज्य के पद, सम्मान और पुरस्कार आदि होते मिलेंगे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति शासक बनना चाहे, शासक सब व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन शासक वही बनेगा जिसने जिस योग्यता के अनुसार राज्य की सेवा की है। अरस्तु कहते हैं किसी राज्य में पूर्ण समानता संभव नहीं है, केवल आनुपातिक समानता को ही स्थापित किया जा सकता है, और ये जिससे राज्य में सभी व्यक्ति संतुष्ट हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई पद या पुरस्कार या सम्मान नहीं मिलता है तो वह इस स्थिति में संतुष्ट होगा कि वह जानता है कि जिसे मिला है वो मुझसे ज़्यादा योग्यतावान है और उसने अधिक सेवा राज्य की है। अरस्तु इस धारणा को या इस वितरक न्याय के प्रकार को आनुपातिक समानता द्वारा स्थापित करते हैं। वितरणात्मक न्याय के लिए विभिन्न संविधान नागरिकों के लिए विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं पर बल देते हैं। अर्थात अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जिनका संविधान है या अलग अलग जहाँ की शासन प्रणाली है जो प्लेटो ने बताई है, वहाँ इस न्याय का स्वरूप भी अलग अलग है। वितरणात्मक न्याय के लिए विभिन्न संविधान नागरिकों के लिए विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं पर बल देते हैं, जो किसी एक वर्ग के नागरिकों के हितों के अनुकूल होती है तो अन्य वर्ग के नागरिकों के प्रतिकूल होती है। इस स्थिति में स्वयं वितरणात्मक न्याय विवादास्पद बन जाता है और उसे लागू करने में कठिनाई आती है। उदाहरण के लिए प्रजातांत्रिक संविधान में समानता को वितरण का आधार माना जाता है, जबकि धनिक तंत्र में धन को वितरण का आधार माना जाता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र एवं धनिक तंत्र की वितरण प्रणाली में दोष पाया जाता है। एक अच्छे राज्य में वितरण का न्याय का आधार मात्र धन अथवा निरपेक्ष समानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरस्तु ने अन्य राज्यों के या अन्य संविधानों का वर्णन करते हुए कहा है कि अन्य संविधानों में वितरणात्मक न्याय की स्थिति अलग हो सकती है। जैसे धनिक तंत्र, जिसे अल्पतंत्र भी बोला जाता है, वहाँ प्राथमिकता धन को है कि अर्थात जिसके पास जितना अधिक धन होगा उसको उसी अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। इसी प्रकार यदि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में निरपेक्ष समानता को अपनाया जाता है। वहाँ सभी नागरिकों को बिल्कुल बराबर करने के ओर ध्यान दिया जाता है, जिसमें एक वर्ग संतुष्ट हो जाता है और दूसरा असंतुष्ट रहता है। तो अरस्तु ने इस अवधारणा को समझाने के लिए यही कहा कि किसी भी राज्य में वितरणात्मक न्याय की स्थिति उस राज्य की एकता में स्थायित्व को प्रभावित करती है। अतः राज्य में वितरणात्मक न्याय की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि नागरिकों की बहुसंख्या को उसका लाभ प्राप्त हो। अरस्तु बताते हैं कि जिस राज्य में न्याय उपस्थित है और वह सही ढंग से लागू है, तभी उस राज्य की एकता सुरक्षित रह सकती है। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया धनिक तंत्र और प्रजातंत्र का, कि वहाँ एक वर्ग को संतुष्ट कर सकते हो, दूसरा वर्ग संतुष्ट नहीं होगा, तो वहाँ न्याय स्थापित हो ही नहीं सकता।
इसलिए किसी भी राज्य में निरपेक्ष समानता की बात नहीं की जा सकती। केवल आनुपातिक रूप से हम किसी राज्य के नागरिकों में वितरणात्मक न्याय को स्थापित कर सकते हैं, अर्थात उसमें समानता स्थापित कर सकते हैं। अरस्तु के दूसरे रूप, विशेष न्याय के दूसरे रूप, जिसे सुधारात्मक न्याय कहते हैं, उसका वर्णन हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।